चलो बेटा, हम लोग इवोल्यूशन के अगले पार्ट पे आ चुके हैं। उसमें अगला पार्ट इसका जो शुरू हो रहा है उसे हमने कल बोला था थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। जरा सोचिएगा, इस थ्योरी को पढ़ना है तो कल हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे, आपने घर पे पढ़ा होगा। तो एनसीईआरटी में मैंने पेज नंबर 111 की बात किया था और उसके बाद 112 आ गया था। तो 111 और 112 112 पे मैंने बोला था मिलर का एक्सपेरिमेंट है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़े थे? अब उस मिलर के एक्सपेरिमेंट के बाद नीचे आते हैं तो वहां पे एक टॉपिक लिखा हुआ है, इवोल्यूशन बताना है। फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन किसके थ्रू आ रहा है? थ्योरी के थ्रू आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाई थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। अब इसमें कौन कौन सी थियरी दी गई है ये बात करनी है। कल हम लोग एक थियरी और बात किए थे, उस थियरी में बताया गया थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। याद करिएगा, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किसी ने सुना था? हा? कल तो हम लोगों ने नाम लिख लिया था वहां पे ना, और अभी जब उस पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आया हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्पेशल क्रिएशन। अब स्पेशल क्रिएशन का मतलब, क्रिएशन मीन्स होता क्या? क्रिएट करना, निर्माण करना। तो अब यहाँ पे स्पेशल क्रिएशन मतलब विशेष रूप से कोई चीज बनाई गई होगी। तो इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट हमारे पास आए हुए थे, उनका नाम था फादर सॉरेज नाम था। सॉरेज के नाम से भी इनको आप जानते हैं, जो टर्म आए जैसे जिसकी मर्जी वैसे बोल दे। अब देखो इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था बेटा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो हुई थी वो हमारे यहाँ एक स्पेशल पावर, इन्होंने कहा कि एक सुप्रीम पावर है जिसे हम लोग सुपर नेचुरल पावर कहते हैं, उसी के थ्रू क्या होती है? ओरिजिन ऑफ लाइफ होती है। समझ गए? तो सुपर नेचुरल पावर जो होती है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि सबसे पहले यहाँ पे जो बना था आदमी, उस आदमी को बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट मैन। क्या हुआ? तो अकॉर्डिंग टू द सुपर नेचुरल पावर, तो यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम, नोट करते चलो, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम आ सुपर नेचुरल पावर। यहां पे आ गया सुपर नेचुरल पावर। और इसके अकॉर्डिंग जो होता है यहां पर फर्स्ट मैन आता है। फर्स्ट मैन यहां पे आपने लिखा एडम की बात किया था, और फर्स्ट वुमेन की बात किया यहां पे, तो इसके लिए यहां पे ईव की बात आती है। तो फर्स्ट मैन एडम आता है और फर्स्ट वुमेन जो होती है वो ईव आती है। ये सुपर नेचुरल पावर आपको बताती है। एडम मीन्स आपने सुना होगा, अरे एक का हम लोग क्या बोलते हैं पता है? आदमखोर, सुने हो ना? है ना? हो। तो अब ये आदमखोर की बात आ गई है। तो जैसे सबसे पुराना आदमी जो होता है ना, उसे कहते हैं हम लोग, ए बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे हैं ना। तो बाबा आदम का जमाना जो है वो अंग्रेजी में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडम। एक चीज आपको याद होगी, बताएं, जब हम लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, याद करिए, बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा सा रिलेट करने जा रहे हैं। बायोटेक में आपने सुना था एडम के बारे में? नहीं सुना था। हम आपको बता दें तो वहां पे बताने के लिए आपके पास एक आ रहा था पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस, सुना है ना? पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस में हम लोगों ने बोला था किसी को आगे से देखो और किसी को पीछे से देखो, दोनों तरफ से सेम आता है। ऐसा कोई आदमी है क्या? नहीं है। यहां किसकी बात कर रहा है? नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहा है। तो एक नाम आप ले लो अगर ऐसे, यहां पे जैसे हमने बताया GAATTC, फिर यहां बनाया GAATTC, ये हमारे पास क्या आ रहा है? इधर से चलते हैं तो भी सेम, इधर से चलते हैं तो भी सेम। इसको बोलते हैं पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस।
लेकिन अब आप सोचेंगे इसका इवोल्यूशन से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। बस यहाँ पे हम आपके पास ले आए हुए हैं एडम को बताने के लिए। तो इसमें एडम में एक लाइन याद आती है, बहुत पहले एक मूवी आई थी जिस मूवी का नाम था बम्टी एंड बबली। नाम सुना है ना? तो ये नाम है, जिसने भी सुना होगा अच्छे से वो अच्छी बात है। आइए इसका भी एक रिलेशन आपको सिखाएंगे। इसमें एक सॉन्ग आया हुआ था और उस सॉन्ग का क्या नाम था? कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। याद आया? अब सोचो, उसमें बताया गया, लास्ट लाइन जब आप उसकी सुनेंगे ना, तो उसमें बताया गया है मैडम आई एम एडम। क्या बताया गया? मरे तुम लोग ऐसे एकदम से। क्या हुआ? मैडम आई एम एडम। अब सोचो, ये बात किसने कही? वही जो आपके सदी का सबसे बड़ा नायक। तो उसने बोला मैडम आई एम एडम। अब सवाल यहाँ, एडम बोल तो दिया था, हमने वहां से निकाल लिया इसको। एडम मतलब क्या होता है? तो मैडम नए जमाने की, एडम पुराने जमाने के। तो एडम मीन्स क्या हो गया? यहाँ से सबसे पहला आदमी जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे नाम देते क्या है? एडम नाम देते हैं। तो चलिए, अब अगर हम इस मूवी के नाम की बात कर लें, तो यहां से बी से हमने सोचा क्या बना दिया जाए? बोन बना दिया जाए। और एन की जगह पे एम कर दिया, तो मैंने एम से ले लिया मसल की बात कर लिया। तो एक क्वेश्चन नीट का बनता था यहां से, बोन को मसल से कनेक्ट करने के लिए जिस टिश्यू का यूज करते हैं उसका नाम होता है टेंडन नाम होता है। तो बोन से मसल के लिए क्या होगा? टेंडन। और यहां पर बोन से बोन को जोड़ना है तो नाम क्या आएगा? अब तो समझ गए ना? तो एक तीर से कई निशाने आपने साथ दिए यहाँ पे कि बोन से बोन को जोड़ा किसने था? लिगामेंट ने। बोन को मसल से जोड़ा किसने? टेंडन ने जोड़ा था। और फिर यहाँ से मैडम आई एम एडम की बात आ गई। एडम से आपने पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस देख लिया। यहाँ भी देखो, इधर से पढ़ो तो मैडम आई एम एडम, और इधर से पढ़ो तो मैडम आई एम एडम। तो यहां से भी दोनों तरफ से सेम आ रहा है। ये समझ गए ना? तो ये हमारे पास हो गया क्या? यहां से देख रहे थे एडम, और अब इसको हम लोग यहां से रफ कर देते हैं क्योंकि इसका यहां कोई रिलेशन नहीं है। अब समझ गए ना? बोलो। अब यहां से क्या हुआ? आया, इसमें दो बातें आती हैं, दो फैक्ट्स ये आते हैं बेटा। एक आता है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। अगर हम लोग हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ में एक बात और बताई गई थी। इन्होंने बताया था कि जो फर्स्ट मैन आया था उसका नाम था, यहाँ पे क्या नाम था? फर्स्ट मैन इज, उसका नाम था मनु। और यहां से फर्स्ट वुमेन की बात किया था यहाँ, तो फर्स्ट मैन जो है मनु, और वुमेन जो थी वो क्या थी? श्रद्धा थी, SHRA। तो ये हो गई श्रद्धा। तो मैन हो गया क्या? मनु। और वुमेन हो गई क्या? श्रद्धा हो गई थी। अकॉर्डिंग टू द किसके? बाइबल। अब आप चले आओ कहां पे? बाइबल पे चले आते। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? क्रिश्चियन माइथोलॉजी में बाइबल ने क्या बताया था? अभी अभी आपने नाम लिखा था ना यहाँ पे, ईव की बात किया था। तो ये बात आ जाती है यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा एक और बात है, उन्होंने कहा था ना जेनेसिस ऑफ बाइबल की बात किया। तो जेनेसिस ऑफ बाइबल, इसमें एक बात बताई गई थी कि जो हमारे यहाँ क्रिएशन हुआ था ना धरती पर, वो बेटा 6 दिन लगे थे बनने के लिए। कै दिन लगा? 6 दिन लगे थे। तो 6 डेज में फॉर्मेशन होता है लाइफ का। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता है? यहां से नोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लाइफ फॉर्म्स इन 6 डेज
फर्स्ट डे में यहाँ पे क्या लिखना है, यही आपको समझना है। फर्स्ट डे में आया क्या, हेवन आया एंड अर्थ आई। और लास्ट 6 डे पे क्या आया था, हम लोग पैदा हो गए थे। यहाँ पे ह्यूमन की बात आ गई थी। ये था हमारे पास क्या, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो एनसीईआरटी आपको ये बताती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो ये आपके पास लाइन समझ में आ गई। चलो नोट कर लो। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा था यहाँ पे एनसीईआरटी आपको ये दिखा रही है, इस लाइन को अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। यहां से कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यही बात मैंने आपको बताया था पेज नंबर 112 पे, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी, यही बात आपको बता दी। तो एक लाइन को बताने के लिए आपको यहां तक समझना पड़ा। अब आप कहेंगे एनसीईआरटी में तो है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में इन्होंने क्या कर दिया है, एक लाइन को दे दिया था। लो बच्चा, तो अब वापस आते हैं हम लोग कहां पे, थियरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं। वाह, ये रहा, देख भी नहीं रहे हो, थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। थियरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, इसमें 3 तरह की थ्योरी आपको मैं बताने जा रहा हूं। एक थ्योरी को हम लोग कहते हैं लैमार्किज्म, दूसरे को हम कहते क्या है, डार्विनिज्म, और तीसरे को हम कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी। तो पहले का नाम होता है लैमार्किज्म, याद करो। दूसरे का नाम होता है डार्विनिज्म, डार्विनिज्म, और तीसरी थ्योरी होती है म्यूटेशन थ्योरी। बोलो भैया, नहीं समझे? लैमार्किज्म हो गई, डार्विनिज्म हो गई, और दूसरी क्या आई, म्यूटेशन थ्योरी आ गई। समझ गए? अब देखो अरुण कुमार, यहां लैमार्किज्म की जब बात करते हैं तो इसको देने वाले का क्या नाम था, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिबन बाई। तो इनके सारे नाम लिख लें हम लोग। तो गिबन बाई में आता है जीन बप्टिस्ट डी लैमार्क, जीन बप्टिस्ट डी, बड़ा छोटा नाम है ना। तो अब सोचो, नाम छोटा है, याद तो रहेगा ही, जीन बप्टिस्ट डी लैमार्क। इसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन। चलो ये बात आपको याद है। और दूसरा वाला किसने दिया था, बाई ह्यूगो डेवरीज। इसके लिए आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले से ही, याद करिए। म्यूटेशन थ्योरी पढ़ाया था कहां पे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जिसमें बताया था कि ह्यूगो डेवरीज काम कर रहे थे किसके ऊपर, ओइनोथेरा लैमार्कियाना एक प्लांट था, उस पे काम किया था। तो सोचो इनके नाम तो याद हो गए बेटा, जरा इनका प्रिंसिपल याद कर लो, किस प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं। हम जब इनके प्रिंसिपल की बात करते हैं, है ना, तो यहां प्रिंसिपल आता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और इनकी बात आती क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, और उनकी बात आती है म्यूटेशन। तो यहां पे आया क्या, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, हमने लिखा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यहां पे एक इनका प्रिंसिपल बना दिया, और यहां पे इनका बना दिया, यहां पे क्या, नेचुरल सिलेक्शन। इन्हीं को हम लोग आज पढ़ेंगे, नेचुरल सिलेक्शन। और अगला आता है यहां म्यूटेशन। ये तो इनका बेस हो गया है, प्रिंसिपल हो गया है, ये बात खत्म हो गई। तो जब कभी आपसे पूछे छोटे सवाल, वैसे ज्यादा नहीं है, इसमें डार्विनिज्म के केस में खूब दिया गया है, एनसीईआरटी ने दिया है, बाकी इनके बारे में तो नहीं है। बट डार्विन को समझना है, उससे पहले इनको जानना पड़ेगा। किसको, लैमार्क को। समझ गए? दिया किसने, लैमार्क ने दिया था। ऐसे इन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी,
लेकिन बुक अभी आपको नहीं याद करना, फिलोसफी जूलॉजिक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो आपको नहीं याद रखना है। आइए वापस आते हैं अगले केस में। हम लोग लैमार्किज्म को अगर पढ़ लें तो काम आसान हो जाएगा। बोलो बेटा, लैमार्किज्म मींस लैमार्कवाद कहते हैं इसको, लैमार्कवाद, लैमार्क ने दिया था। तो बचपन में याद करें इन्होंने क्या कहा था, लैमार्किज्म जो है ये थियरी हमको कहती क्या है, इसमें बेटा इन्होंने एक टर्म लिया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, आ गया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और दूसरा आपके पास है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। बड़ा मस्त पॉइंट है, कैसे आप याद रखेंगे जरा सोचिएगा। लैमार्क भैया की जब बातें बताएं तो इन्होंने बोला यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, देखो मिस यूज नहीं करना है, डिस यूज करना है, दोनों में अंतर है ना। अब सवाल है यहाँ पे डिस, या तो यूज करिए और या तो मत करिए, समझ गए। तो इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म अपने जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज करता है वो ज्यादा डेवलप होता है, और वही डेवलप्ड ऑर्गन बॉडी के द्वारा एडॉप्ट कर लिया जाता है। उस एडॉप्टेड ऑर्गन का होता है इनहेरिटेंस अगली जनरेशन में, तो अगली पीढ़ी में बेटा वो कैरेक्टर बन करके चला जाता है, और वही पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन जाता रहेगा। तो उसी के लिए टर्म यूज करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। बात समझ गए ना। तो ऑर्गन विच आर मैक्सिमम इन यूज आर वेल यूज, वेल डेवलप, लेस इन यूज, लेस डेवलप, कॉल्ड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लिखें, जरूरत नहीं है, समझदार हो। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर डायरेक्ट इसी में नोट कर दे रहा हूं, मैक्सिमम, इसी में नोट कर लो, मैक्सिमम यूज्ड ऑर्गन आर adopted or acquired by the body, acquired by the body and transfer into next generation, नेक्स्ट जनरेशन। ये बात इन्होंने बता दी, और जानते हैं कैसे बताया, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्होंने बताया था। पहला एग्जाम्पल इनका जो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है अपने यहाँ, उसका नाम था, यहाँ पे जिराफ की बात किया था। तो यहाँ पे जिराफ जो थे इनके, इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में जिराफ की जो नेक होती है, ये बेटा नेक इनकी शॉर्ट होती है, और इनका लेग जो होता है ये भी कैसा होता है, शॉर्ट होता है। फिर इन्होंने कहा कि रिवोल्यूशन हुआ, एक बार क्या हुआ, रिवोल्यूशन, और रिवोल्यूशन का मतलब क्रांति, क्रांति का मतलब यहां हुआ क्या, परिवर्तन। परिवर्तन हुआ कि जिराफ जो खाते थे, है ना, नीचे, तो क्या हुआ, ग्रासेज जो यहाँ पे थी वो समाप्त हो गई, तो इनको खाने की प्रॉब्लम हुई। तो इन लोगों ने क्या किया, ऊपर से जंप करना शुरू किया, ऊपर जो पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियां, ब्रांचेज होती हैं, उन पत्तियों को खाने के लिए इनको जंप करना पड़ा। तो जब ये जंप करना शुरू करे तो जंप करने से इनकी जो नेक होती, पहले तो नेक बड़ी किए, आपको भी कुछ लेना होगा तो खींच के लेंगे, नहीं पाएंगे तो जंप करेंगे उस पे। तो इन्होंने क्या किया, जंपिंग शुरू कर दिया धीरे धीरे, और उसके कारण इनकी नेक और लेग जो होती है क्या हुई, लॉन्ग हो गई। तो रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, फूड जो है ये कैसा हो गया, शॉर्ट हो गया। फिर क्या हुआ, दे स्टार्ट जंपिंग फॉर फूड, बोलो
जंप किया किसके लिए? फूड के लिए। अब यहां से क्या हुआ? स्ट्रेचिंग हो गई किसकी? तो इससे क्या हुआ? स्ट्रेचिंग हुई, स्ट्रेचिंग ऑफ लेग एंड नेक। इससे यहां पे क्या हो गया? इनका लेग जो है वो कैसा हो गया? लेग जो है वो लॉन्ग हो गया, और नेक जो है वो भी कैसा हो गया? लॉन्ग हो गया। इन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया, और इनका ये कॉन्सेप्ट लोगों की समझ में आ गया। आपकी भी समझ में आ गया होगा ना? लेकिन कुछ अभी यहाँ पे झोल है बेटा। क्या है झोल? जरा सोचिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने और दिए। बोले सांप देखा होगा आपने ना, सांप के पैर नहीं होते हैं। पैर कैसे गायब हो गए? हाँ, यूज ही नहीं कर रहा था। तो अब सवाल ये है, उसने कहा कि उसका जो एडॉप्टेशन था ना, तो एडॉप्टेशन एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी पड़ेगा उसके ऊपर। तो वो क्रॉलिंग करने लगा। तो जैसे क्रीपिंग की बात आती है, तो वो क्रीपिंग करके चलता था ना, रेंग करके चलने लगा। अब वो हो गया क्या? फसोरियल हो गया। फसोरियल मीन्स क्या होता है? हाँ, रेंगने वाले नहीं, वो तो क्रीपिंग का हो गया है। फसोरियल बिल में रहने वाले। तो बिल में जब एडॉप्टेशन उसका हुआ, तो अब धीरे धीरे करके उसके पैर जो है वो समाप्त होते चले गए, क्योंकि उनका यूज नहीं हुआ। हाथ पैर का यूज खत्म हो गया जब वो बिल में रहने लगा। समझ गए? तो ये खेल था उनके सांप का। ऐसे एग्जाम्पल्स उन्होंने लिया था, लेकिन इनकी बात को बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जा सका। समझ गए? आया कोई? आया कोई तो आएगा ये उंगली करने। अब देखो कैसे होता है। जब आप चलते हैं अपने घर से कोचिंग करने के लिए, तो रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे उंगली करने वाले। कुछ लोग कहें कहाँ जा रहे हो, है ना, बहुत कठिन है। फिर भी हम उनकी बातों को सुन करके सोचते नहीं है और आगे चल देते हैं सफर पे। आइए, इन्होंने जो किया वो किया। इनको बर्बाद करने के लिए पैदा होते हैं कौन? एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था अगस्त वीजमैन। कई साइंटिस्ट ने बुराइयां की है, एक का नाम हम ले करके उनके एक्सपेरिमेंट को आपको दिखा दे रहे हैं, और फिर कैसे उन्होंने इनको डिस्प्रूव किया था उसको भी आपको बताएंगे। देखो ध्यान से, अगस्त वीजमैन ने क्या कहा यही सोचिएगा। तो लैमार्किज्म क्रिटिसाइज्ड बाई, इनको क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज्ड बाई, किसने किया था? अगस्त वीजमैन। इन्होंने बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया था। कल हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, रैट के पैदा करने की बात की थी। आज हम लोग रैट की शादी करने की बात करेंगे। अब ये मत कहना 24 घंटे में बड़ा हो गया। समझ गए? कल तो पैदा हुआ था, आज उसकी शादी कराएंगे। शादी कराने वाले जो है हमारे वीजमैन भैया हैं। इन्होंने कहा था कि अगर हम एक रैट ले लें, तो रैट बनाने का एक आसान तरीका दिखा दें आपको। यहां से हमने बनाया उर्दू का 70 ऐसे, तो उर्दू का 70 लिखते हैं हमारे अकॉर्डिंग। ऐसे उर्दू का 70, अंग्रेजी का M, बुढ़िया गठरी खींच ली है सुतरी, बन गई मुसरी। नहीं समझे? इसकी सदिया भी करानी है। उर्दू का 70 थोड़ा छोटा बना देना, पत्नी इसकी है। उर्दू का 70, अंग्रेजी का M, बुढ़िया गठरी खींच ली है सुतरी, बन गई मुसरी। हाँ, मुसरी बनेगी। अबे मुंह से ये मुसरी है ना। बचपन में हम पढ़ा, हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम मुसरी था। अब उसको बुलाने में लोगों को टेंशन होता था, ए मुसरिया, समस्या होती थी। तो अब सोचो ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो नहीं पता लगा वो भी
सुने तो फिर बुरा लगेगा उसको, सर हमारी बेइज्जती भी करने लगे, अरे कैसा दोस्त है। अब देखो ध्यान से, यहां से हुआ क्या, उर्दू का 70, अंग्रेजी बुढ़िया गटरी सुधरी मर गई मुसरी। ये हो गया मेल और ये हो गई फीमेल, दोनों की शादी कराएं, लेकिन एक शर्त है ना, शादी कराना है लेकिन एक शर्त है ना। जैसे आप भी शादी के लिए होते क्या है, कोई टेंशन नहीं है, शादी जब आपकी तय होगी तो आप भी कुछ शर्त लगाएंगे, फोटो वोटो देखेंगे आराम से, कुछ शर्तें बताएंगे अपने पिता से, फिर पिताजी कहेंगे 10 साल नहीं किए, आए हो हमको बताने के लिए, जहां तय कर रहे हो वही कर लो, टेंशन ना लो। अब देखो यहां भी एक शर्त हम लोग रखने जा रहे हैं, वो शर्त ये है कि इनकी टेल काटेंगे। किसने कहा, विजमैन ने कहा था। तो विजमैन ने कहा इनकी टेल काट दिया जाए। तो अगर इनकी टेल काट दिए जाएंगे तो इनको कहते हैं पुचकटा चूहा, हिंदी में क्या कहेंगे। तो ये पुचकटे चूहे जो है ना, पुचकटी चूहिया से शादी कर रहे हैं। शादी करने के बाद क्या होगा, इनके बच्चे पैदा होंगे। बताओ बच्चा कैसा होगा, चूहा जैसा होगा। एक बच्चा इनका पैदा हुआ ऐसे, और संयोग से इस बच्चे में यहाँ पे क्या आ गई, पूंछ आ गई। भैया अब बताओ, बड़ी समस्या हुई। वीजमैन को ये क्या किया हमने, हम तो इसकी टेल काट दिए थे फिर भी पूंछिया आ गई। और लैमार्कवा कहा था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। हाँ, तो बर्थ के पहले ही काट दें, तो बर्थ के पहले कैसे काटेंगे। जीन कहां तुमको चला, अभी तो बात ही नहीं आई है, जीन में टेल है, कह रहे जीन में उसके टेल है। अब देखो ध्यान से, टेल आई, लेकिन सवाल है, एक बार शादी किए थे ना, बोले अभी मजा नहीं आया है ना, अभी तो ये बच्चा है। अब ये बोलेगा जा करके अपने उनसे, अभी तो मैं जवान हूं। अब फिर से ये जवान हो गया, अपनी जवानी को क्या करेगा, यहां दिखाएगा, कब तक जवानी। अब देखो ध्यान से गंद गाओ, यहां से देखो, ये जीन दोनों यहाँ पे क्या होंगे, दोनों टेल है ना, फिर आप इनको फिर काट दो यहां से, इनकी टेल को आपने यहां से ऐसे फिर काट दिया। जब आप इनकी टेल को काट देंगे तो फिर आपको एक आनंद की आवाज, यहां से फिर इनका एक बच्चा पैदा हुआ। सवाल यह है, इनके बच्चे में जब देखा गया तो फिर से यहां से वही कहानी, उर्दू का 70 याद कर लो, अंग्रेजी का M, बुढ़िया गठरी खींच लेन सुतरी बन गई मुसरी। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको सिखाते रहेंगे, क्योंकि असली मुसरी बनाना आपको नहीं है, काटना है आपको मेडिकल कॉलेज में जाकर के। तो यहाँ केवल आपको दिमाग में बनाना है ना। अब मेडिकल कॉलेज में चाहे चूहा काटो चाहे आदमी काटो, वहां सिखा दिया जाएगा आपको कैसे काटा जाएगा। अभी आप केवल सब्जियां काटते रहिए। अब देखो ध्यान से, ये रहा, ऐसा ये करते गए बेटा, बहुत बार किए। और कितनी बार किए थे, जब यहां पे देखा, यहां से आफ्टर 21st जनरेशन, हे भैया कितने जनरेशन तक देखते गए, हाँ 100, क्या देखा, टेल प्रेजेंट। यहां पे इनको पता चला भैया टेल प्रेजेंट है, 21 जनरेशन तक काट के शादी कराते रहे। अब ये मत सोचना वो जिंदा थे कि नहीं, इनकी शादी वाला काम जो है होता रहेगा, लाइफ जल्दी जवान हो जाएंगे। अब समझ गए। अब देखो ध्यान से, तो यहां पे टेल आई। अच्छा, आप होते वीजमैन की तरह तो लैमार्क की बात को सच साबित कर सकते थे। यहां से लैमार्क ने तो यही कहा था ना कि जो ऑर्गन, जो आदमी, जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज करता है वो ज्यादा डेवलप होता है, यही तो बोले थे लैमार्क। और यही वीजमैन ने कहा, हे बच्चा हम भी तो करवा रहे हैं टेलवा काट करके, फिर टेल क्यों आ रही है।
ना। क्योंकि वो हम कर रहे हैं ना, वो थोड़ी ना कर रहा है। तो लैमार्क भी यही कर रहे थे कि वो टेल अपनी गर्दन को खुद उठा रहा था, तो वही बात तो भी कहे थे। अब एक आदमी की शादी करा, उससे पहले उसके बाल को जो है छिला दो आराम से, है ना, और उसका बच्चा पैदा होगा, कहो बाल आ गया उसके बच्चे में, हेड में क्या हो गया, हेयर आ गए। गलत है ना। जी लैमार्क को मारो जी पत्थर, जी। कोई पत्थर से न मारे। देखो ध्यान से, चूहे से मारे कह रहे हैं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे लैमार्क को। ध्यान दो, यहाँ सवाल आया, विजमैन मार रहे हैं पत्थर किसके ऊपर, लैमार्क के ऊपर मार रहे हैं। इन्होंने क्रिटिसाइज किया, इन्होंने कहा सुनो लैमार्क, हम तुम्हें एक बात बताते हैं, जितना कहे हो सही कहे हो, और सच के सिवा कुछ नहीं कहे हो। हुआ ये था एक्चुअली, इनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे चूहा लिए थे, उसकी बॉडी में इन्होंने कंक्लूजन निकाला, दो टाइप के फ्लूइड होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर हम लोग एनिमल की बॉडी ले लेते हैं, तो एनिमल बॉडी की जब बात करें तो इसमें बेटा दो टाइप का फ्लूइड मिलेगा यहाँ पे। एक को बोलते हैं सोमैटोप्लाज्म, सोमैटोप्लाज्म, और दूसरा होता है जर्म प्लाज्म। आप समझ गए ना। लेकिन ये फ्लूइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बॉडी का पार्ट होता है, ये कहां होता है जानते हो, इन सोमैटिक सेल। कहां होगा, और ये कहां होता है, इन जर्म सेल। जर्म सेल आपने सुना होगा, सोमैटिक सेल जो है ये बनाती है सोमैटिक पार्ट। बॉडी का एक पार्ट आ गया सोमैटिक पार्ट, और ये बनाती है यहाँ पे जर्मिनल पार्ट। बोलो समझ गए। और ये बात हम लोग समझ गए हैं, बहुत साल पहले की बात है, जब हम लोग 2024 में रिप्रोडक्शन पढ़ा करते थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि जर्म प्लाज्म कहाँ है, जर्म सेल में। और जर्म सेल में हम लोग पढ़े थे स्पर्मेटोगोनिया, ऊगोनिया, और क्या पढ़े थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल प्लांट में और मेगा स्पोर मदर सेल प्लांट में पढ़े थे। समझ गए। उसमें बोला था ऑल दोज कैरेक्टर विच आर रिलेटेड फ्रॉम जर्म प्लांट आर ट्रांसफर इनटू नेक्स्ट जनरेशन, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं थियरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, है ना, नहीं, थियरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो यहां से इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया था, वीजमैन का जो कॉन्सेप्ट आया था, इनकी थियरी क्या थी, गिब्स क्या दिया था, थियरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जहां समझ में ना आए वहां बोल देना, जर्म प्लाज्म, थियरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इसका मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस, नोट कर लो यहां से, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां पे नोट कर लो। अब नीचे मुझे लिखना पड़ेगा, तुम लोग यहां से लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस ऑल दोज कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू दिस all those character which are transfer, which are related from germplasm are transfer into next generation, transfer into next generation। ये हो गई हमारी थियरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। पूछेगा आपसे किसने दिया था, तो आंसर आएगा इन्होंने दिया। फिर पूछा किसको डिस्प्रूव किया था, लैमार्किज्म को। फिर क्या कहा लैमार्क को, ए लैमार्क सुधर जा, सुधार करो अपने कॉन्सेप्ट में। और उनके कॉन्सेप्ट को सुधार करने के लिए जब बोला,
तो लैमार्क के साथ एक नया कॉन्सेप्ट आया था, उसे कहते हैं नियो लैमार्किज्म। क्या कहेंगे? नियो लैमार्किज्म, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर बॉडी में आए थे, जिनको बॉडी ने एडॉप्ट किया था, उन कैरेक्टर को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ था? जीन की बात आई थी। तो जेनेटिक लेवल पर चेंज हुआ था, जर्म प्लाज में चेंज हुआ था, उनके जीन में चेंज हुआ था, तब जाकर के वो बॉडी के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर किया गया था। अब समझ गए? ये कॉन्सेप्ट था जिराफ की नेक और लेग का बड़ा होने का। नहीं समझे? पेड़ पे लटकने से बड़ा नहीं होता आदमी कोई, समझ गए? पेड़ पे लटकने से क्या होता है? चल दिए सफर पे, तो पेड़ पे लटकोगे तो लटक जाओगे। यहां क्या होगा? कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया मैंने। अगला कॉन्सेप्ट आएगा भैया का, किसका? डार्विन का आएगा। तो चले डार्विन के पास। कोई टेंशन है लैमार्क में? एकदम नहीं है? पक्का? श्योर? सोच लो। कसम से आवाज नहीं आ रही। अब देखो ध्यान से, इसे कहते हैं, अगला केस है डार्विनिज्म। नोट करिएगा, थोड़ा मजेदार टॉपिक है डार्विनिज्म का। सोचो इनके कॉन्सेप्ट ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई लोग। डार्विनिज्म में क्या आया है ना? दिया किसने था? गिवन बाय, बार बार वही नाम याद आ रहा है, चार्ल्स। ये बड़ा कलाकार आदमी, हाँ, खूब घूमा टहला था। अब देखो ध्यान से, हुआ क्या? अकॉर्डिंग टू दिस, इन्होंने एक बात बताई थी, कहा इनका जब कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, तो कॉन्सेप्ट पकड़ लो इनका। उन्होंने कहा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने कहा लो, ऐसा है ना, इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी पावर, फर्टिलिटी पावर। अगला केस कहा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर। दूसरा केस, एक अगला केस आया नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल। अब बोलो, तीन कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। इनॉर्मस का मतलब होता है असंख्य, असंख्य का मतलब होता है अनलिमिटेड। क्या होगा? अनलिमिटेड। मतलब रेट ऑफ फर्टिलिटी पावर, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसके अंदर बहुत पावर है, असीमित पावर है। क्या करने की? पैदा करने की। समझ गए ना? वो कई संतान पैदा कर सकता है, एक से नहीं, दो से नहीं, 10 से नहीं, कई कर सकता है। एक शादी, दो शादी, तीन नहीं, कई शादियां कर सकता है। लोगों के पहले 100-100 बच्चे हुआ करते थे। याद करो, महाभारत में था ना, कौरव, सुने हो, 100-100 भाई थे। वो साला बड़ा वाला भाई छोटे वाले में पहचान पाएगा कि मेरा छोटा भाई है? सोचो, 100 भाई कौन पहचानेगा? लेकिन पहले क्या थे, 100-100 भाई हुआ करते थे। तो कहां ये पावर है? ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। अभी अभी देखो, जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है ना, अभी कुछ समय बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारे यहाँ मोहल्ले में छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे आएंगे, पिल्ला कह रही है, देखो पिल्ला आ रहे हैं। तो उस पिलाई, उस पिल्ले की माता ने जो है कितने बच्चे दिया? 12, 5, 6, 7, 8 ऐसे। वो पिल्ला होता है। ऐसे एक पीआईजी होती है आपके गली मोहल्लों में, पीआईजी, ये भी तो एक आध दो बच्चे देती है, 4-6 बच्चे। तो सारे बच्चे कहां जाते हैं? सोचो, अगर जितने मोहल्ले में पिल्ले पैदा होते हैं
अगर वो सारे पिल्ले जो है जवान हो जाएं तो मोहल्ले में कौन रहेगा, जरा सोच लो। कुत्ते। अब पता लगा, अब वहां लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, सावधान यहाँ कुत्ते हैं, वी वेयर फ्रॉम डॉग। घरों के सामने लिखा होता नेम प्लेट पे, बी वेयर फ्रॉम डॉग, सावधान यहाँ कुत्ते हैं। सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आदमी रहते हैं, मतलब उनके घर में कुत्ता, ऐसा मतलब होता है। तो अब सोचो ध्यान से, अगर ऐसे मोहल्ले के सारे कुत्ते जवान हो जाते तो हमारे मोहल्ले से हम नहीं निकल पाता। चले जाते। मोहल्ला किसका होता? कुत्तों का। इलाका किसका होगा? तुम्हारा कहां गया? टेंशन हो गया। अब सोचो, यहां पे पावर तो है, समझ गए ना, पावर तो है, पावर का सही यूज करना है आपको। तो जितनी पावर होती है उतनी पावर के बाद जितने बच्चे पैदा होते हैं वो सभी सफल, वो सभी जीवित नहीं होते। रीजन क्या है? क्योंकि उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। रोटी, कपड़ा और मकान। भैया राजा, क्या रहा यहाँ पे? एक आदमी की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर इसमें तीनों में काम कर दिया जाए परिवर्तन, तो मामला होगा गड़बड़। तो यहाँ पे इनके लिए फूड चाहिए, डेवलपमेंट करना है ना, शेल्टर चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए, इन सब की आवश्यकता यहाँ पर होती है। अब आप सर्च करो लड़ाई कैसे होगी। महाभारत की लड़ाई कैसे हुई थी, है ना? किसके लिए हुई थी? जमीन के लिए हुई थी। हाँ, जर जोरू और जमीन, समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या होता था, जमीन तो होती है, लड़ाई किसके लिए? जमीन के लिए होगी, या तो बीवी के लिए होगी यहाँ पे, है ना? तो ऐसे लड़ाई होती है। तो वहां दोनों चीजें थी, जमीन भी थी और लेडीज भी थी, समझ गए? तो अब तो भाई साहब गाना बदल दिए, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। कहो राजा, नहीं बनोगे? अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहां पे बेटा स्ट्रगल आ गया। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हम आपको बता रहे हैं, तो जिसमें हमारे पास किसके लिए होता है? फॉर, हम लोग लिख सकते हैं फूड के लिए हो सकता है, शेल्टर हो सकता है, और क्या हो सकता है? हाँ, अरे क्लॉथ वाला छोड़ दो, चलो लिख दिया हमने यहां से। एनवायरमेंट की बात कर लिया आपने, एनवायरमेंटल फैक्टर की बात कर लिया आपने। तो कई फैक्टर आपके पास आते हैं जो यहाँ पे हम लोगों को टेंशन देते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो किसका है? फूड का फैक्टर है। अब यहाँ पे कंपटीशन पैदा होता है, वो एक कंपटीशन का नाम होता है इंट्रा स्पेसिफिक होता है, इंट्रा स्पेसिफिक। और ये कैसा होता है? इंटर स्पेसिफिक। और दूसरा होता है एनवायरमेंटल। इनको आप समझने की कोशिश करिए, अपने जीवन में उतारिए ऐसे। तो एनवायरमेंटल हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है। ये जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है या स्ट्रगल है, ये किसके किसके बीच होता है? बिटवीन टू सेम स्पीसीज। और ये किसके किसके बीच हो सकता है? बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। अब तो याद रहेगा बेटा, लड़ाई आपको करवानी है लेकिन किसके किसके बीच में? दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। और यहां पे किसके बीच में? दो सेम स्पीसीज के। तो जैसे अभी आपने डॉग का एग्जांपल लिया था, वहां पे क्या था? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। कभी सोचो उसके बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन बच्चे पैदा होने से पहले उसकी माँ ने भी क्या किया होगा? हाँ, घर ढूंढा होगा। शाबाश, तू का उंगली पे नचाइबे नचाइबे रसिया, है ना?
तो उसने क्या किया, पहले सारे मोहल्ले में दौड़ाया 10, 4, 15, 20 मेल को, है ना। अब मेल पीछे पीछे, हम हैं आगे और वो है पीछे, तो लोग घूमते टहलते नजर आ रहे थे। ये क्या था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जो जीता वही सिकंदर, है ना। उसने कहा नेचर में साबित करना है ना कि कौन होगा मेरे बच्चे का बाप। क्या कहा, अरे उस महिला की आवाज सुनो, उसने कहा कौन होगा मेरे बच्चे का बाप। अब ये बताओ, कोई आदमी कोई क्यों सोचे कि उसके बच्चे का बाप मरा मरा सा हो, इसे इसे चल रहा है ना। इससे कोई शादी करेगा? उसको शादी करने के लिए चाहिए एकदम क्या मजबूत इरादे वाला। तो पहले फिजिकली मेंटेन करो अपने आप को, समझ गए। फिजिकली मेंटली सही रखो, बॉडी बना लो, नहीं पता लगा नेचर रिजेक्ट कर देगी किसी को भी। क्योंकि जब एक थी लाइन याद आ गई है, उसमें कहा गया है ना कि बाप का असर बच्चे पड़ता है ना। ये हेरिडिटी मेंडल ने सिद्ध किया ना। तो मेंडलवत बात को हम लोग यहाँ लागू कर दें कि जैसे जेके माई बाप होके वैसे, बताओ अरुण सही कह रहे हैं ना। जेके जैसे माई बाप होके वैसे लड़का, तो यहाँ उसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो इसीलिए आप जो देखते हैं ना मोहल्ले में, जब उनकी ब्रीडिंग सीजन आती है तो ब्रीडिंग सीजन में वो घुमाती है पहले, चल बेटा मेरे पीछे पीछे टहल ले, तुमको मैं दौड़ा रही हूं। ससुरे जिसके अंदर ताकत होगी वही होगा मेरा असली हस्बैंड। क्योंकि मेरा बच्चा जो आएगा वो जमाने में लड़ने वाला आएगा, ताकतवर होगा। नहीं पता लगा मर, पैदा होते ही मर गया। अब मौसम भी किसका है, ठंडी का है, बड़ा टेंशन होता है। वैसे भी माघ महीना जो होता है ठंड वाला, ये बड़ा रद्दी महीना होता है, इसमें बहुत लोग टपक जाते हैं। कुछ खाने से टपक जाते हैं, कुछ बिना खाए टपक जाते हैं, कुछ ठंडी से टपक जाते हैं। इकोलॉजी कर देती है बैलेंस। तो वापस आइए, हमारे यहाँ यूपी का तापमान तो दिख ही रहा, हरदम मेंटेन रहता है। हर सीजन यहाँ मिलती है, कहाँ, अपने यहाँ इलाके में, खास करके इस अयोध्या क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ हर सीजन आपको पर्याप्त मात्रा में मौसम का आनंद देती रहेगी। यहाँ से देखिए इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक और एनवायरमेंटल। तो मैंने कहा बेटा उनके बच्चों में कंपटीशन होता है ना। और देखो कुछ हेल्दी होते हैं और कुछ बीमार होते हैं, डिजीज्ड होते हैं, मर जाते हैं। बचते कुछ ही लोग हैं, समझ गए। तो जो बचेंगे, कहा जो जीता वही सिकंदर। ऐसे कंपटीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक। अगर दो डिफरेंट स्पीसीज में हो जाता है तो इंटर स्पेसिफिक है। कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। अब ध्यान से देखना, इस कंपटीशन के बाद जो टर्म आ रहा है उसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन को हम लोग अगर डिफाइन करें तो प्राकृतिक चयन हिंदी में कहते हैं उसको। तो उसका क्या मतलब होता है जरा सोचिएगा। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। जब यहां हम लोग लड़ाई कर रहे थे तो लड़ाई करते करते आप कहां पहुंच गए थे, सोचिए। ये कहां आ गए, आप सोचो। नेचुरल सिलेक्शन में बेटा ये आता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म नेचुरली फिट होता है, नेचुरली फिट होता है तो वो नेचर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो एनवायरमेंट में चेंज हुआ और आप फिट हैं उस एनवायरमेंट के लिए, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे आगे समय आने के लिए। आने वाले समय में आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप सरवाइव करेंगे। तो सरवाइव करने के लिए इसी का एक दूसरा नाम मैं लिख दे रहा हूं, उसको लाया गया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हिंदी में इसको कहते हैं योग्यतम जीविता, है ना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो योग्यतम जीविता की बात करते हैं। तो जो लोग नेचुरली फिट होते हैं वही क्या होते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं नेचर के द्वारा। दोज ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिखेंगे, दोज ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स
हु आर नेचुरली फिट, नेचुरली फिट, क्या होंगे वो? नेचुरली फिट, एक्सेप्टेड बाय द नेचर, और इसी को कहते हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। अब तो समझ गए, ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन। अब इस पे क्वेश्चन आएगा, वही हम लोगों को करना है। तो इसको समझने के लिए एक बार हम जिराफ के पास चलते हैं। तो भैया डार्विन ने जो एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए, उसका नाम था जिराफ। इनके अकॉर्डिंग जिराफ जो था वो दो टाइप का था नेचर में। कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का। एक जिराफ जो है वो कहलाता था शॉर्ट नेक एंड लेग, और एक वाला जो है वो कहलाया लॉन्ग लेग एंड नेक। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना। अब यहां पर क्या करना है, जो शॉर्ट नेक और लेग वाला है, जब एनवायरमेंट में चेंज हुआ, कॉन्सेप्ट अप्लाई हियर। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, नेचर ने जिसको सेलेक्ट किया वही आगे सरवाइव करेगा, जिसको सेलेक्ट नहीं किया वो लुढ़क जाएगा, है ना। कंपटीशन यही हुआ था ना, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, जिसे हम लोग स्ट्रगल नाम दिए। तो अब यहाँ पे शॉर्ट नेक, जब आपने देखा नीचे घास खत्म हो गई थी चरने वाली, तो पेड़ की क्या की ब्रांचेस खाना शुरू किए, लीव्स खाना स्टार्ट किए, तो छोटे वाले तो टपक गए। लैमार्क ने कहा वो कोशिश किए तो बड़े हो गए, इन्होंने कहा वो टपक गए। अब बड़े बचे कौन? यही वाले बचे। तो ये वाले क्या थे बेटा? इनको हम कहेंगे नेचुरली फिट होते हैं। तो ये नेचुरली फिट होते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं उस एटमॉस्फेयर में, वहां का जो एनवायरनमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये सरवाइव करते हैं। नोट करिए, इसमें जो पूछना हो पूछ सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल इसका हम आपके सामने ले आ रहे हैं। डार्विन ने एक एग्जाम्पल लिया नेचुरल सिलेक्शन का, और उस एग्जाम्पल का नाम यहां पे है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। लिखेंगे इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, इंडस्ट्रियल। देखो, इसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। क्या सोचना पड़ेगा? तुम ऐसे गाना याद आया ना, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है ना। भाई किसी को आप साथी बनाए उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा ना। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, रास्ते में जाते जाते आप किसी के ऊपर माला नहीं पहना सकते, मार पड़ जाएगी। यहां ध्यान दो, इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री, मिलेनिज्म मतलब मिलेनिन की बात किया था। क्या नाम दिया था? मिलेनिन। मिलेनिन एक शब्द है जो हमारे लिए कलर के लिए जिम्मेदार होता है। सुना है? मिलेनिन एक पिगमेंट है जिससे हमारी बॉडी में कलर आता है। कलर कौन सा? अरे कौन सा कलर? स्किन कलर। कौन सा कलर होगा? काला, लाल, पीला, नीला, है ना। वह राजा, बोलो कौन सा कलर आता है? तुम किस कलर के हो बताओ?
अबे बोल, किस कलर के हो? सांवले कलर के। तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है सबस। अब देखो ध्यान से, यहां देखो, एक गाना है उसपे, काले कलर के लिए जिम्मेदार है यहाँ पे, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। हाँ, तो अब सोचो ध्यान से, यहां से मिलेनिज्म की बात करते हैं। बेटा मिलेनिज्म जो होता है ये क्या है? यहां से हमने किया मिलेनिन पिगमेंट, एक भजन है आपको बता रहे हैं। मिलेनिन पिगमेंट कृष्ण के लिए है। वहां पे बोला, कहा क्या, वो गोरे होते तो जाने क्या कर जाते, वो गोरे होते तो जाने क्या कर जाते, तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है, तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। अब समझ गए? तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्या आया था, यही वाला आया। हम इसको ले आते हैं कहां पे, मिलेनिन पिगमेंट के पास ले आते हैं। तो मिलेनिन बेटा जिसके पास ज्यादा, उसका कलर ज्यादा काला गोरा, काले गोरे का भेद नहीं हर दिल से हमारा नाता है। अब समझ गए? तो यहां से हम लोग बोलते हैं, कौन सा कलर आ रहा बेटा, ब्लैक कलर आ रहा है। तो अब आप जिसे ब्लैक कलर बोलते हैं, सांवला बोलते हैं, हमने उसको किया क्या, ब्लैक कलर बोला। ये काला, ये काला, ये काला, ये काला कौवा आगे। अब सोचो ध्यान से, तो ये रहा ब्लैक कलर आया, किसके लिए है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मिलेनिन के प्रोपोर्शनल होता है। अब समझ गए ना? फिजिक्स में बेटा एक डिवाइस होती है जो मेजर करने का काम करती है, आप कितने काले हैं। पहली बार सुन रहे हो क्या? हाँ, वो डिवाइस है। जब आप कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाता है, समथिंग कॉम्प्लेक्शन मीटर करके है। तो एक मीटर है, वो पता करता है कि अगर आप उसको लगा दें तो आपका कालापन जो है वो पता चल जाएगा कि आप कितना दिल के काले हैं, मतलब स्किन के काले हैं। समझ गए? दिल से नहीं। होता ये है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट पड़ती है, उसको लगाते हैं तो वहां पे जितना लाइट एब्जॉर्ब होती है, आपने सोच सुना होगा ना, ब्लैक कलर परफेक्ट क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है। तो लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पे क्या होगी, करंट फ्लो करती है। जब करंट फ्लो करेगी तो बता देते हैं इसका मतलब वो मेलानिन पिगमेंट उसके पास ज्यादा है। तो ये तो डिवाइस है। अब देखेंगे आप पढ़ते हैं कि नहीं, वो आप जाने। फिलहाल यहां वापस आइए, ब्लैक कलर की बात करते हैं तो मेलानिन की बात आती है। चलिए वापस आते हैं, इनका नेचर से क्या रिलेशन है, सवाल इस बात का है। समझ गए? देखो ध्यान से, इसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में नेचुरल सिलेक्शन का, कि एक था हमारे पास क्या, बिस्टन बीटू लैरिया था, नाम है इसका क्या, मॉथ। अब सोचेंगे मॉथ क्या है, पतंगा सुने हो, कीट पतंगे सुने हो, वही आर्थ्रोपोडा वाले सब भैया लोग हैं। तो ये दिखाई दे रहे हैं, ये दो कलर का मिलता है यहाँ पे। मॉथ जो होता है, एक होता है बिस्टन बीटू लैरिया, बिस्टन बीटू लैरिया, और दूसरा होता है बिस्टन कार्बोनेरिया, बिस्टन कार्बोनेरिया। ये आ गया आपके पास। कार्बोनेरिया जो होता है ये ब्लैक कलर के लिए होता है, और ये वाला जो होता है ये बेटा ग्रे कलर के लिए होता है। मतलब बिस्टन बिटुलेरिया नाम का जो पतंगा कीट है वो मॉथ किस रंग का है, और ये वाला काला वाला कार्बोनेरिया, का से कार्बोनेरिया, का से काला।
याद हो जाएगा। दो तरह के इंसेक्ट हैं। अब सवाल है कि ये लोग एक पेड़ पर हैं। यहां पर अगर हमने कहा यहां पे एक ट्री ले लिया, तो इस ट्री पर यहां आप सोचिए इस ट्री का ऊपर का कलर कैसा होगा। यहां पे ग्रे कलर दिख रहा है अगर आपको, है ना। तो ग्रे कलर के समय में ऊपर से जैसे लाइकेन होता है या उसकी बार्क होती है तो कलर हल्का ग्रे आया, तो ब्लैक कलर का जो इंसेक्ट होता है वो आसानी से देखा जा सकता है। ग्रे वाला उस ग्रे कलर में छिप जाएगा और ब्लैक वाला पहचान लिया जाएगा। ना समझे? तो ब्लैक वाला इनके जो प्रेडेटर्स होते हैं वो इनको पहचान लेते हैं और ब्लैक कलर वाले को वो लोग खा जाते हैं। तो ब्लैक कलर वाला जो है बेटा ये मारा जाएगा, है ना। ब्लैक वाला जो मॉथ होता है ये मार दिया जाएगा। इसकी डेथ होती है बाई प्रेडेटर्स। अब तो समझ गए ना। अब यहां से क्या होगा जरा सोचिएगा। इन्होंने कहा जब ऐसा केस होने लगा तो एनवायरमेंटल स्ट्रगल है, ऐसे केस में ब्लैक वाला इंसेक्ट अपने आप को धीरे धीरे कहां कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, ग्रे वाले में। तो इस समय अभी प्रेजेंट में जब ये मारा जा रहा है तो कंडीशन यहां आई कि इनकी स्पीसीज जो है वो 90% तक बच गई थी और इनके लोग कितने हो गए, 10% तक हो गए। तो एक तो कुछ लोग इसमें अपने आप को बदलने लगे और यहां पे कलर ऐसा नेचुरल वाला है ही है। सब दिन एक समान नहीं होता है, समय बड़ा बलवान होता है। अब देखो इसमें रहा नहीं गया और भैया ने क्या किया, बगल कहीं दूसरी जगह एक कंपनी डाल दी, है ना। कंपनी का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्री आ गई। जब यहां पे इंडस्ट्री आई तो इंडस्ट्री से क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगा। आया। जब यहां पे स्मोक आया तो इनकी लीव्स के ऊपर स्मोक अगर आया तो क्या होगा, ये स्मोक अब ये कलर ऊपर का कैसा दिखाई देगा, बोलो। तो ऊपर इनका कलर कैसा होगा, स्मोक के आने से इनका कलर कैसा हो रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है। ऐसे केस में क्या होता है, जब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता था तो यहां नोट कर देंगे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा, यहां पर ब्लैक कलर मॉथ जो होगा भैया, ब्लैक कलर मॉथ कितना आया जानते हो, 90%। और ग्रे कलर वाले कितने आ गए, 10% आ गए। इससे ये पता चलता है, यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट जानिए। इन्होंने कहा कि ऑल दोज इंसेक्ट विच आर नेचुरली फिट, है ना, नॉट किल्ड बाय द प्रेडेटर्स, जो नेचुरली फिट हैं, उस एनवायरमेंट में सेट हैं, वो नहीं मारे जा रहे हैं। और जो मारे जा रहे हैं वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम भी बच जाएं। यही है नेचुरल सिलेक्शन, जिसे आपने जिराफ से भी समझा था और इससे भी समझा था। आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपके घर वाला दे दें। अगर आप अपने घर में कभी मॉर्टिन जलाते हो या ऑल आउट जलाते हो, एक ही चीज को आप जलाते रहिए बार बार, एक कंपनी को पकड़िए, उसका यूज करिए लगातार, देखिए कुछ समय के बाद आपके यहाँ के जो मॉस्किटो है उस कंपनी के ऊपर डांस करेंगे, है ना। देखा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो इंसेक्ट है उस वाले केमिकल्स के लिए धीरे धीरे करके रजिस्टिव हो जाते हैं और बाद में आपसे कहते हैं जा काव कर लेोगे तुम, बताओ ना मरब जा काव कर लेवा। तो अब सवाल ये है कब तक हाथ से मारोगे गधा, हाथ से मारने लगोगे तब तो तुम्हारे घर वाले तुमको कहते कि भैया हरदम बजाते रहते हो ताली। अब सोचो टेंशन होगा। आओ वापस आए।
हर गाड़ी मिलेंगे या फिर वापस भैया है राजा दो 10-10 रुपए लो। अब सोचो ध्यान से, अब सोचो, हो ना हो फ्री है, सब कुछ है, कहीं भी जाओगे। देखो ध्यान से, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, यहाँ पे बात समझ में आ गई, कोई टेंशन है नहीं है। ये मौत का केस था, नेचुरल सिलेक्शन था। अब वापस आते हैं, तो जब भी यहां से क्वेश्चन आएगा याद रखिएगा, बिस्टन बेटुलेरिया, बिस्टन कार्बोनेरिया इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कैसे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कैसे हो गए। अब समझ गए। एक और एग्जांपल आपको मैं दिया था अभी, डीडीटी का एग्जांपल ले लो, या आप ले लो किसका, ऑल आउट का, मॉर्टिन का। ये सारे एग्जांपल्स आपके नेचुरल सिलेक्शन पे सेट होते हैं। यही नहीं, कभी कभी आपने देखा होगा जब आप लोग दवाइयां खाते हैं, बीमार हुई ना, जैसे टाइफाइड हुआ, साल्मोनेला टाइफी घुस गया अंदर और आपको बर्बाद करना शुरू कर दिया। आपने एंटीबायोटिक्स खाई, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, बैक्टीरिया कम हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब वो बैक्टीरिया क्या हो रहा है, उस एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टिव हो रहा है। अब आप जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक वो मरेगा नहीं, क्योंकि आपको केमिकल्स वो देने हैं जो जा करके मैसेंजर आरएनए से बाइंड कर जाए और उसकी टॉक्सिक प्रोटीन ना बन पाए और आप बच जाएं। समझ गए, वो अलग केस, आरएनए इंटरफेरेंस वाला, सेलुलर डिफेंस वाला बताना है। तो वहां पे केस था, बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है। अब सोचो यहां से हम लोग वापस आते हैं इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के बाद, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा यहां पे, इसका नाम है उसका एडेप्टिव रेडिएशन। क्या होता है, एडेप्टिव रेडिएशन। तो थ्योरीज वाले का इसका एक लास्ट पॉइंट है, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन देखो, आगे कहा, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एडाप्टिव मतलब एडॉप्ट करना, रेडिएशन मतलब रेडिएट करना। अब सवाल दोनों को जोड़ देना है। सवाल इस बात का है, जैसे आप नेचुरल सिलेक्शन की बात ही कर रहे थे, तो जैसे जैसे नेचर में चेंज हो रहा था, जैसे जैसे नेचर चेंज हो रही थी, वैसे वैसे एनिमल अपने अंदर चेंज कर रहा था। ना समझे, हाँ मर जाएगा, इसलिए उसको चेंज करना पड़ेगा। और उसके चेंज को देख करके पड़ोसी भी अपने अंदर चेंज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, है ना। अब भाई तुम कुछ मत करो, खाली अभी जाना रात में 10 बजे अपने घर से निकल के भागना। अब बोलना भूकंप आ रहा है, भूकंप आया, हिल गया हमारा घर, हिल गया, तुम भागोगे, सब भागेंगे पीछे पीछे। क्या है ये, एडेप्टिव रेडिएशन करा दो। इसका मतलब क्या हुआ, आपको देख करके उसने भी क्या किया, अपने अंदर चेंज कर लिया। इसे रेडिएशन कहते हैं। शुरू एक जगह से होगा, जब वो रेडिएशन मतलब जब वो चेंज जो नेचुरल चेंज है, जब वो चेंज एक जगह से दूसरे दूर तक जाने लगे, दूसरी जगह पे, तब उसको हम नाम दे देंगे क्या, रेडिएशन। रेडिएशन मतलब होता है विकिरण, शुद्ध हिंदी जान लो, उसका मतलब क्या है, विकिरण होता है। विकिरण मतलब किरण जो होती है वो जा रही होती है। ध्यान देना, अब इसमें दो चीजें, या तो ऐसे जाएगा और या तो ऐसे आएगा। बोलो, या तो जाएगा या तो आएगा। तो अगर आ रहा है तो भी कहीं से आ रहा होगा, एक पॉइंट पे आएगा, और जा रहा है तो कहीं से जाएगा, तो एक पॉइंट से जाएगा। समझ गए, इसका मतलब यहां से जो रेडिएशन है ये स्टार्ट हो रहा है आपका एक पॉइंट से, उसी को हम लोग कहते क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो अब सोचिएगा, समझने के लिए यहां पे एक एग्जांपल आएगा, पहले उसका नाम होता है डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस कहां प्रेजेंट होती हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, प्रेजेंट ऑन द गैलापागो आइलैंड।
गैलापैगो आइलैंड। यहां पे आ गया गैलापैगो आइलैंड। अभी यहां पे जो काम डार्विन किए थे, इन्हीं काम के साथ साथ एक आए थे और उन्होंने वैलेस ने काम किया था। वैलेस ने भी एक काम किया था, उनका नाम था मलय गैलापैगो पे किए थे, आर्किपिलैगो। तो मलय द्वीप समूह एक था, वहां पे भी उन्होंने इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे काम किया हुआ था। जैसा इन्होंने काम किया है यहां पर, वैसे उन्होंने काम किया कहां पर, मलय आर्किपिलैगो। तो मलय द्वीप समूह होता है वहां पे, वो आपने सुना होगा ना, हिंद महासागर प्रशांत महासागर सुने हो ना, वहीं उनके बीच में। तो अब वहां पे मिलेगा आपको वो कौन सा, आर्किपिलैगो। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है, तो उस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इनकी बात को ध्यान देना है, उसके आगे जाकर के। तो गैलापैगो आइलैंड पर ये पहुंचे थे। जब भैया डार्विन यहाँ पे गए, तो डार्विन जा किससे रहे थे सोचो, न हाथी थी न घोड़ा है, तुम्हें पैदल ही चलना है। क्या पैदल नहीं जाना है, वे समुद्र के रास्ते से आइलैंड पर जा रहे हैं, वहां कहां पैदल चलेंगे। वहां क्या चाहिए, शिप चाहिए वहां पे। तो यहाँ पे जो इनकी शिप का नाम था, मूव किए थे किसके द्वारा, मूव थ्रू, किसके द्वारा गए थे, शिप थी, उसका नाम था HMS बीगल, BEAGLE। ये इनकी शिप का नाम था। कहीं वो एनसीईआरटी आप देखेंगे, वहां पे एक टर्म लिखा हुआ है, शिप के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक शब्द लिखा SAIL, सेल, सैल। इसका मतलब क्या होता है, समुद्री जहाज। हाँ, ये बात सही बात है। चलो यहाँ पे तो सैल शिप, वो देखा होगा आपने, पुरानी जहाजें जो होती थी पहले चलने वाली, तो जैसे टेंट लगता है ना, तो वैसे उसके ऊपर जो है वो लगा देते हैं टेंट टाइप का पूरा। तो उससे क्या होता है वो, अरे एयर जो आती है ना उसके अगेंस्ट जो है हवा मारेगी उसके ऊपर, तो वो ऐसे चलती है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया, मान लो यहाँ पे जहाज है, इसके ऊपर आपने ऐसे कर दिया है, तो ये क्या होती है, एयर इससे टकराएगी और वो आगे की तरफ मूव करती जाएगी। यहाँ पे इस पे जहाज बनी भी, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। यहाँ जहाज बनी है, माइरफ, ये वही है, ये तो सिद्ध हो गया यहाँ पे। तो ये बेटा यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे, तो इससे करता है क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, शाबाश। अरे तेज हो गए तुम अब यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, सेल शिप हो गई है, तो जो हवा से चलने लगे, चल रही पानी में, है ना। अब सुनो, तो ये इस जहाज पे जा चल करके ये कहां पहुंचे थे पता है, चलते चलते यूं ही कहां रुक गए, गैलापैगो आइलैंड पे रुक गए। और गैलापैगो आइलैंड पे इन्होंने देखा, जिसको उसे देखा क्या, saw variety of bird, variety of birds, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, वैरायटी ऑफ बर्ड्स। तो ढेर सारी वैरायटी देखी थी बर्ड की, और इन्हीं बर्ड के लिए उन्होंने टर्म यूज किया था। टर्म नाम यहाँ पे दिया क्या बेटा, डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेज। अरे कॉमन टर्म है। तो बर्ड के ग्रुप को यहाँ पे इन्होंने नाम दिया क्या, फिंचेज। अब कॉन्सेप्ट क्या था डार्विन फिंचेज का, ये सोचिएगा। एक्चुअली जब ये यहाँ पे थे बेटा, तो ये उन्होंने देखा क्या कि यहाँ पे जो बर्ड हुआ करती थी, ये बर्ड पहले कैसी थी, हर्बीवोरस थी, सीड्स खाती थी। मिटाना पड़ेगा ऊपर, देखो यहां से ये बर्ड क्या खाती थी, सीड खाती थी। तो आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है। तो बर्ड कैसी होती पहले, बर्ड्स कैसी थी यहाँ पे, हर्बीवोरस थी, यहाँ पे हर्बीवोरस, सीड खाया करती थी। बाद में क्या हुआ, आफ्टर चेंज इन नेचर, चेंज इन नेचर, इन्होंने अपने आप को चेंज किया और ये कैसी हो गई, कन्वर्ट
कैसी कन्वर्ट हो गई यहाँ पे? कॉर्निवोरस में हो गई यहाँ पे। तो ये जो कॉर्निवोरस यहाँ बन गई यहाँ पे, हर्बीवोरस से कॉर्निवोरस, क्यों? क्योंकि वहां पे जो इनके खाने का सामान था, जो भी आइटम था, वो धीरे धीरे करके समाप्त हुआ। फिर ये लोग इंसेक्ट को खाने लगे। अच्छा, इंसेक्ट को खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इनकी बीक जो है ये वाइडर थी। ये क्या है इनकी बीक? ये बीक इनकी जो है वाइडर, चौड़ी हुआ करती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें नैरोअर क्वालिटी बढ़ गई है, नैरो हो गई, नुकीली हो गई। यहाँ पे किस काम के लिए? इंसेक्ट को मारने के लिए। तो ये नैरोअर हो गई। तो शेप जो होता है इनका वो कैसा हो गया? शेप इनका चेंज हो गया था। इसी को बोलते क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। क्या नाम आएगा? एडेप्टिव रेडिएशन हो गया। तो शेप ऑफ बीक, बीक मतलब चोंच, चोंच का आकार बदलता जा रहा था धीरे धीरे। एक दिन में नहीं होगा ऐसा। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में यही बात बताई थी। क्या होता है इवोल्यूशन? कैसा प्रोसेस है? धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस होता है। तो बीक में चेंज हो रहा था, धीरे धीरे इनकी बीक चेंज हो रही थी, वाइडर से नैरोअर में, और बाद में ये लोग इंसेक्ट को मारने लगे। अपने यहाँ जैसे आप एक देखते होंगे, एक बर्ड होता है, वुड कटर कहते हैं उसको, कटफड़वा हो, क्या कहते हैं? कटफड़वा, टक 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 मारता रहता है। तो वो खोद करके क्या करता है, उसमें से इंसेक्ट को खा लेता है। तो ऐसे इनकी बीक नॉर्मल कैसी थी? पहले वाइडर, अब बाद में कैसी हो गई? नैरो। समझ में आ गया ना? ये है इंसेक्टिवोरस की कहानी। अच्छा, ये एक जगह पे हुआ, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। उस आइलैंड की सारी बर्ड जो थी वो कैसी हो गई? नैरो वाली हो गई। तो इस एक्सपेंशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन। इन्होंने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया एनवायरमेंट की तरीके से, और ये एक्सपेंशन होने लगा पूरे आइलैंड पे। तो उसको नाम देते हैं क्या? एडेप्टिव रेडिएशन। समझ गए ना? एक जगह पे था। ऐसे ही आपको और मिलेगा एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल, वहां पे दूसरा नाम आएगा, आप उसको पढ़िएगा। जहां टेंशन होगा कल उसको पूछिएगा। उसे कहते क्या है? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो अब यहां पे हम लोग इनको पढ़ेंगे, आप इसको घर से पढ़िएगा। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पे कैसे हुआ था चेंज, हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। समझ गए ना? तो हम लोगों ने लैमार्किस पढ़ लिया। लैमार्किस पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या? डार्विनिस। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा किसको? अगस्त वीजमैन के एक्सपेरिमेंट को। उन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लान दिया था। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल सिलेक्शन को देखा। नेचुरल सिलेक्शन में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल मिलेनियम को देखा। इंडस्ट्रियल मिलेनियम के बाद हम लोगों ने एडेप्टिव रेडिएशन को देखा, जिसमें हम लोगों ने डार्विन फिंचेस पे काम कर लिया। याद रहेगा? डार्विन फिंचेस कहाँ थी? गैलापागो आइलैंड पे। वेलेस नाम का साइंटिस्ट कहाँ पहुंचा था? मलय आर्कीपिलागो, मलय द्वीप समूह पे गया हुआ था। याद रहेगा? तो ये सारा खेल था यहाँ पे किसका? इवोल्यूशन की थियरीज ऑफ इवोल्यूशन का। कल हम लोग पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कौन कौन से एविडेंस होते हैं उनको कल हम लोग पढ़ेंगे, और ये भी प्रूव करेंगे कि एडेप्टिव रेडिएशन भी हमारा एक तरीके का एविडेंस दे रहा है। अब कौन सा इवोल्यूशन होगा कल बताऊंगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, या दोनों में से दोनों होगा, या कब कौन सा होगा, इस बात को हम लोग कल प्रूव करेंगे। तो कल हम लोग सिद्ध करते हैं यहाँ पे इनके बारे में, और कल पढ़ते हैं कौन सा पार्ट? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। धन्यवाद।